हेलो एवरीवन। डॉट एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने प्रकाश के इंट्रोडक्शन की बात की थी, जहां हमने प्रकाश के स्पेक्ट्रम, उसकी प्रकृति, उसके वेग, चाल से रिलेटेड बातें हमने पढ़ी थी। आज की क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन और उससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक अपडेट दे दूं। पिछली क्लास में हम जो प्रकाश के बारे में पढ़ रहे थे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स में, वहां पे एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और आपको याद रखना है प्रकाश के बारे में। वो है प्रकाश की तरंग दैर्घ्य कौन से रेंज की होती है। मैं यहाँ पे सिर्फ प्रकाश की बात कर रहा हूँ, दृश्य प्रकाश की बात कर रहा हूँ, जो कि VBGYOR इन 7 रंगों से संबंधित होता है। हम आगे इन्हीं की बात करेंगे, दृश्य प्रकाश की बात करेंगे। तो प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य की पराश है, प्रकाश के तरंग दैर्घ्य की जो पराश है वो 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम तक होती है। 3800 एंगस्ट्रम से लगभग 7800 एंगस्ट्रम होती है, जहां पे एंगस्ट्रम का मतलब होता है 10 की घात -10 मीटर। 10 की घात -10 मीटर को एंगस्ट्रम लिखते हैं। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की रेंज भी आपको याद रहनी चाहिए, जो कि होती है, डबल हो गया क्या, 3800 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम। ये पिछली क्लास में एक अपडेट था, वहां पर आप इसको ऐड करिएगा। अब हम आज की क्लास को शुरू करते हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित। प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए, पहला तो पॉइंट आता है कि प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन इसको कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। तो इसकी डेफिनेशन अपने पास होती है, प्रकाश जब किसी अपारदर्शी सतह मतलब ऐसी सतह जिसके पार प्रकाश नहीं जा सकता, अपारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी अपारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो उसी माध्यम में लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं कि मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई सतह है और अपारदर्शी सतह, इसलिए इसको ऐसे बना देते हैं। इसके लंबवत ये जो लाइन होती है ये अभिलंब कहलाती है। ये हमारे सतह का क्या है, अभिलंब है। सतह के लंबवत जो रेखा होती है वो अभिलंब कहलाती है। अब मानते हैं कि प्रकाश जो है वो इस दिशा से आ रहा है, ये प्रकाश की किरण है।
और ये अभिलंब के साथ इतना कोण बना रही है। इस कोण को हम आई नाम दे देते हैं, और ये इसी माध्यम में, जिस दिशा से आई थी, जिस माध्यम में आई थी, उसी माध्यम में लौट जाती है। तो ये जो है ये हमारी आपतित किरण है, और ये जो है ये परावर्तित किरण है। और ये जो आई है अपना, ये है हमारा आपतन कोण, यानी कि आपतित किरण द्वारा अविलंब के साथ बनाया गया कोण आपतन कोण कहलाता है, और परावर्तित किरण द्वारा अविलंब के साथ जो कोण बनाया जाता है वो परावर्तन कोण कहलाता है। अब इसमें एक पॉइंट ये हो गया, ये प्रकाश के परावर्तन की कुछ डेफिनेशन हो गई, और इस तरह से प्रकाश का परावर्तन हमें दिखाई देता है। प्रकाश आता है, किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है, तो ये हमें प्रकाश का परावर्तन ये कहलाती है घटना। अब आते परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसी घटना में, इसी पॉइंट्स में आपको ये आगे याद रखना है, परावर्तन के नियम। बहुत बेसिक से नियम है, दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम होता है परावर्तन का कि आपतित किरण अपवर्तित किरण, सॉरी, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही दिशा में होते हैं, एक ही तल में होते हैं, सॉरी, एक ही तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल आई इज इक्वल्स टू होता है एंगल आर। ये परावर्तन के दो नियम है। तो ये परावर्तन की घटना के बारे में हमने बात कर ली, और उसके अलावा हमने बात कर ली आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, और आपतित किरण परावर्तित किरण बराबर होती है। इसके अलावा आपको थोड़ा ये भी याद रखना, हालांकि उससे रिलेटेड जो है वो बातें कम बनती हैं क्वेश्चन में, लेकिन फिर भी याद रखना कि परावर्तन दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है? देखिए, पहला होता है नियमित परावर्तन। नंबर एक जो है वो है नियमित परावर्तन, मतलब रेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या होता है इसमें? यदि आपकी सतह एकदम समतल होती है, सीधी होती है, तो जो भी, जैसे ये प्रकाश की किरण आई, ये अपने निर्धारित कोण पर निकल गई, ये प्रकाश की किरण आई, ये अपने निर्धारित कोण पर निकल गई, ये प्रकाश की किरण आई, ये अपने निर्धारित कोण पर जितने पे निकलनी थी उतने पे निकल गई। इस तरह से ये जो परावर्तन होता है वो नियमित परावर्तन कहलाता है, और ये जो दूसरा होता है वो विसरित परावर्तन कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है, यदि आपकी सतह उबड़ खाबड़ है, इस तरह से है, इस तरह से सतह, ये दूसरा पारदर्शी, सॉरी, अपारदर्शी सतह है, और ये भी अपारदर्शी सतह है। लेकिन इस बार आपकी सतह जो है वो एकदम समतल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जैसे ये प्रकाश की किरण आई, वो इस दिशा में अपने निर्धारित कोण पर निकल गई, ये प्रकाश की किरण आई, वो इस दिशा में अपने निर्धारित कोण पर निकल गई, तो यहाँ से ये जो परावर्तित होकर जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं वो एक दूसरे के समांतर नहीं होती। और नियमित परावर्तन में परावर्तन के बाद ये जो किरण निकल रही है, एक दो तीन, ये एक दूसरे के समांतर होती है, जबकि विसरित परावर्तन में ऐसा नहीं होता। ये परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और विसरित। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और याद रखेंगे आप, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब सारे पॉइंट टू रिमेंबर परावर्तन के बारे में महत्वपूर्ण जो जानकारी थी, मतलब इसकी परिभाषा से रिलेटेड इतना पॉइंट था। अब अपन इससे रिलेटेड और बातों को पढ़ते हैं, परावर्तन से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। पीटीआर। देखिए क्या क्या पॉइंट्स इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा
तो परावर्तन के बारे में जानकारियां यहाँ अपन और लेते हैं। पहला तो पॉइंट है कि अभी अपन ने बात की थी कि परावर्तन में एक आपतित किरण होती है, विलंब से किसी कोण पर आती है और परावर्तित किरण के रूप में उतना ही कोण बनाते हुए निकल जाती है। यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंब के अनुदिश ही आपतित हो तो वो अभिलंब के अनुदिश ही परावर्तित होगी। यदि कोई प्रकाश किरण अभिलंब के अनुदिश आपतित हो तो वह अविलंब के अनुदिश ही परावर्तित होती है। ये पहला पॉइंट है। क्या मतलब हुआ इसका? देखिए, मान लीजिए कि ये हमारी सतह है और ये हमारा अभिलंब है। यदि कोई प्रकाश की किरण इसी दिशा में आती है तो वो इसी दिशा में वापस लौट जाएगी। अभिलंब के अनुदिश आएगी, वो अभिलंब के अनुदिश ही वापस लौट जाएगी। अब अगला पॉइंट, दूसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 2। जो पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 क्या है? देखो, परावर्तन की घटना में प्रकाश की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता, वेग में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। परावर्तन की घटना में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, ये तीनों चीजें हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि तरंगदैर्घ्य क्या होती है, आवृत्ति क्या होती है और वेग क्या होता है और कितना होता है। तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, वेग आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये आपकी सतह थी, ये आपका अभिलंब था और ये आने वाली प्रकाश की किरण जो कि आपतित किरण थी और ये परावर्तित किरण थी। जितनी तरंगदैर्घ्य आपतित किरण की होती है उतनी परावर्तित की होती है, जितनी आवृत्ति आपतित किरण की होती है उतनी ही परावर्तित की होती है, जितना वेग आपतित का होता है उतना ही परावर्तित किरण का वेग होता है। किसी भी राशि में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना तरंगदैर्घ्य में होता है, ना आवृत्ति में होता है और ना वेग में होता है। इसका सीधा सीधा क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि परावर्तन की घटना में निम्न में से किस राशि में परिवर्तन होता है या किस राशि में परिवर्तन नहीं होता। तो आपको ये याद रखना कि तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति और वेग, जो तीन चीजें हमने पिछली क्लासों में पढ़ी थी, उनमें किसी भी राशि में परावर्तन की घटना में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब अगला पॉइंट है कि जब किसी वस्तु से प्रकाश टकराकर हमारी आंख तक पहुंचता है तो वो वस्तु हमें दिखाई देती है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंख तक पहुंचती है, आंख तक पहुंचता है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देती है। अब देखिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, प्रकाश इस पर इधर से आया, ये श्वेत प्रकाश है, सफेद प्रकाश। इसका मतलब हुआ श्वेत प्रकाश में सातों रंग शामिल हैं। सातों रंगों का जो समूह होता है जिसकी अपन पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, वे सातों शामिल होते हैं श्वेत प्रकाश में। यहां से ये वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचती है ये प्रकाश की किरण, लेकिन हमें वस्तु अलग अलग रंग की दिखाई देती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लीजिए कि यदि हमें वस्तु नीले रंग की दिखाई देती है, इसका मतलब ये हुआ कि जो 7 रंग वस्तु के पास आए थे, कौन सा? VIBGYOR, इनमें से
6 रंगों का उसने अवशोषण कर लिया और केवल एक रंग का परावर्तन किया है। कौन से रंग का परावर्तन किया है? नीले रंग का परावर्तन किया है, इसलिए वो वस्तु हमें नीली दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु हमें पीली दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु ने बाकी 6 रंगों का अवशोषण कर लिया, केवल पीले रंग को परावर्तित किया, इसलिए वो वस्तु हमें पीली दिखाई देती है। यदि कोई वस्तु हमें सफेद दिखाई देती है, इसका मतलब ये हुआ कि उसने किसी भी प्रकाश के रंग का अवशोषण नहीं किया है। सबको 7 इसके पास आए थे और सातों के सातों इसने जो है वो परावर्तित कर दिए, तो उनका समूह जो है वो हमें सफेद रंग का दिखाई देता है। सफेद रंग की वस्तु दिखाई देने का मतलब है कि किसी भी रंग का जो है अवशोषण नहीं हुआ। और यदि कोई वस्तु हमें ब्लैक दिखाई देती है, और ब्लैक दिखाई देने का मतलब है कि उस वस्तु ने, उसके पास 7 रंगों का समूह आया था, लेकिन उसने सभी का अवशोषण जो है वो सभी रंगों का अवशोषण कर लिया, इसलिए वो वस्तु हमें क्या दिखाई देती है? ब्लैक दिखाई देती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ये परावर्तन से संबंधित कुछ बातें थी, परावर्तन की घटना से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स थे और उसकी परिभाषा और सूत्रों से रिलेटेड कुछ कहानियां थी। अब हम पढ़ेंगे समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण कैसे होता है। समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये क्या होता है, इसके द्वारा प्रतिबिंब जो बनते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन सबको हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला कहानी है कि समतल दर्पण होता क्या है। यदि कांच के किसी एक समतल टुकड़े की एक और पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार जो बनता है वो समतल दर्पण कहलाता है। यदि कांच के एक समतल टुकड़े की एक और पॉलिश कर दी जाए तो इस प्रकार समतल दर्पण का निर्माण होता है। देखो भाई, मान लीजिए ये कांच का कोई टुकड़ा है, इसकी एक और, दो में से एक साइड ये और एक साइड ये, दो में से एक साइड जो है वो क्या कर दी जाए, यदि पॉलिश कर दी जाए, इस तरह से हमने इस पे पॉलिश कर दी, तो इस तरह से ये जो बनता है ये समतल दर्पण कहलाता है। अब ये जो पॉलिश वाली कहानी है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ये पॉलिश जो है वो एक ऐसे पदार्थ का होना चाहिए जो अपारदर्शी हो, यानी प्रकाश को दूसरी साइड जाने से रोक देता हो। अपारदर्शी पदार्थ हो। सामान्यतः या तो पॉलिश, आपको याद रखना है, सामान्यतः या तो पॉलिश जो है वो चांदी की जाती है या फिर एल्यूमिनियम की जाती है। आजकल और भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, सिंथेटिक पदार्थ होते हैं, उनकी भी पॉलिश यहाँ पर की जाती है, लेकिन आपको याद रखना सामान्यतः ये पॉलिश जो है वो चांदी की या एल्यूमिनियम की होती है। तो ये समतल दर्पण है। अब समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है और हम उन सब के बारे में पढ़ेंगे। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। देखिए भाई, सबसे पहला पॉइंट, मैं इसको पॉइंट टू पॉइंट लिखता हूं, तो इसमें पॉइंट नंबर 1, मान लीजिए कि ये आपके पास कोई समतल दर्पण है और कोई वस्तु इसके सामने यहां रखी हुई है, तो इसका जो दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो पीछे की तरफ बनता है, उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु रखी हुई है। तो ये डिस्टेंस जो है वो यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु की दूरी है।
तो ये पीछे की साइड जो है वो ये जो बनता है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, यानी प्रतिबिंब की दूरी है। तो इस पॉइंट नंबर 1 में हम क्या पढ़ते हैं कि समतल दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसका प्रतिबिंब पीछे की ओर जो है वो उतनी ही दूरी पर प्राप्त होता है। तो क्या पॉइंट हुआ पहला, दर्पण से वस्तु व प्रतिबिंब समान दूरी पर होते हैं। जितनी दूरी पर वस्तु स्थित होगी उतनी ही दूरी पर पीछे की ओर उसका प्रतिबिंब बनेगा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज इक्वल होगी किसके, डिस्टेंस ऑफ इमेज के। ये पहला पॉइंट है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का। पॉइंट नंबर 2 जो है वो इसी में आपको दिखाई दिया होगा कि दर्पण का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब दर्पण के पीछे प्राप्त होता है। जो कि इस पॉइंट में बनाया हुआ है डायग्राम में। अगला पॉइंट है कि इसका जो प्रतिबिंब है समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, सीधा व आभासी। अब यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे, यदि कभी भी कोई भी प्रतिबिंब, चाहे आप पूरे ऑप्टिक्स में कहीं भी पढ़ें, पूरे प्रकाश में, चाहे लेंस का हो, चाहे दर्पण का हो, चाहे समतल दर्पण का हो, चाहे गोलीय दर्पण का हो, किसी का भी हो, यदि प्रतिबिंब सीधा बन रहा है इसका मतलब वो 100% आभासी है, और यदि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वो वास्तविक है। अब ये आभासी प्रतिबिंब का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि आप इसको सिर्फ देख सकते हैं, भविष्य के लिए स्टोर नहीं कर सकते, इसका आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते, इसको पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हैं उस इंस्टेंट पर, जिस समय ये प्रतिबिंब बन रहा है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए उसको स्टोर नहीं कर सकते, इसको आप पर्दे पर नहीं ले सकते, इसका आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते। ये आभासी प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा निर्मित जो प्रतिबिंब है वो सीधा होता है और साथ में आभासी होता है। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका आकार वस्तु के समान आकार का होता है। प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के समान होता है। जितनी आकार की वस्तु होगी उतने ही आकार का प्रतिबिंब बनेगा, ना उससे बड़ा ना उससे छोटा। और अगला पॉइंट है कि समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है वो पार्श्व परिवर्तित होता है। समतल दर्पण द्वारा जो निर्मित प्रतिबिंब है वो क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है। मतलब क्या हुआ इसका पार्श्व परिवर्तित का, पार्श्व परिवर्तित का मतलब ये हुआ कि आपको दायां भाग जो है, वस्तु का दायां भाग वो प्रतिबिंब के बाईं ओर दिखाई देता है, एंड वस्तु का बायां भाग जो है वो प्रतिबिंब के दाईं ओर दिखाई देता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ये पार्श्व परिवर्तित है। इसका एक एग्जाम्पल विशेष आप याद रखना, यदि दर्पण के सामने जो है वो कोई पी आकार की वस्तु यदि होती है तो उसका प्रतिबिंब अपने को क्यू के जैसा दिखाई देता है, क्योंकि दायां भाग बाईं और बायां भाग दाईं ओर दिखाई देता है, इसलिए पी जो है वो क्यू की तरह दिखाई देता है। जो बात क्लियर है, पी का प्रतिबिंब क्यू की तरह दिखाई देता है, इसको कहते हैं पार्श्व परिवर्तित। और पॉइंट नंबर 6 जो है वो ये है कि यदि कोई एच साइज की वस्तु है ना, तो उसका समतल दर्पण द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की साइज कम से कम h/2 होनी ही चाहिए। उससे छोटा दर्पण होगा तो उस वस्तु का संपूर्ण प्रतिबिंब आपको प्राप्त नहीं होगा, केवल एक भाग प्राप्त होता है। देखिए क्या है ये पॉइंट, h आकार की या लंबाई की
वस्तु का समतल दर्पण द्वारा पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की साइज मिनिमम h/2 होनी चाहिए। यदि 6 फुट की कोई व्यक्ति है और उसका पूर्ण प्रतिबिंब दर्पण से प्राप्त करना हो, समतल दर्पण से पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, तो आपको दर्पण की साइज कम से कम 3 फुट लेनी पड़ेगी। यदि ऐसा नहीं है तो उस वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब आपको प्राप्त नहीं होगा। अगला पॉइंट जो है वो पॉइंट नंबर 7 है। यह कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। फोकस दूरी f बराबर होती है अनंत। फोकस दूरी क्या होती है, इस डेफिनेशन को हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आप फिलहाल इसकी वैल्यू को याद रखिए कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। और अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8 सॉरी। और ये पॉइंट है कि समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है वो +1 होता है। m बराबर +1 होता है। अब यहां मैं थोड़ा सा बता दूं कि आवर्धन क्या होता है। तो आवर्धन की बेसिक डेफिनेशन, हम वैसे इसको आगे भी चर्चा में लाएंगे, इसका मतलब होता है प्रतिबिंब की साइज बटा वस्तु यानी बिंब की साइज। यहां पे देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो इसका प्लस माइनस है और एक इसका 1 है। यदि प्लस आ रहा है कहीं, इसका मतलब वो आभासी प्रतिबिंब को दिखा रहा है, और जो आभासी होगा वो हमेशा सीधा ही होगा। यदि आगे हम जब पढ़ेंगे, यदि किसी का नेगेटिव आता है, इसका मतलब वो वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा ही होता है। चूंकि यहाँ पे समतल दर्पण का प्रतिबिंब प्लस है, इसका मतलब उसके द्वारा निर्मित प्रतिबिंब क्या होगा, हमेशा आभासी होगा। और 1 यहाँ पे जो दिखा रहा है, यदि इसका मान 1 से ज्यादा आए, यदि m का मान 1 से ज्यादा है तो अपन कहेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा होता है। यदि m का मान 1 से छोटा है तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा होता है। और यदि 1 के बराबर आए तो हम ये कहेंगे कि प्रतिबिंब की जो साइज है वो वस्तु की साइज के बराबर होता है। तो ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्रतिबिंब की साइज वस्तु की साइज के बराबर होती है समतल दर्पण के लिए। प्लस दिखाता है कि आभासी प्रतिबिंब है, और 1 दिखाता है कि वस्तु और उसका प्रतिबिंब समतल दर्पण जो बनाएगा उन दोनों की साइज एक दूसरे के बराबर होगी, कोई छोटा या बड़ा नहीं होगा। ये इतने पॉइंट्स जो है वो समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब में आपको जानना होता है। इनमें से कोई सा भी जो है वो क्वेश्चन आपको उठा सकता है। अब एक विशेष पॉइंट है कि यदि दो दर्पण हमारे पास हों तो उनके बीच में यदि कोई वस्तु रखी हो तो कितने प्रतिबिंब वो बनाती है। तो दो दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या, ये हमारा नेक्स्ट हेडिंग हो गई। दो समतल दर्पणों द्वारा निर्मित प्रतिबिंब। देखो क्या होता है, इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए कि एक दर्पण ये है और ये यहां पर इस तरह से पॉलिश की हुई है, और दूसरा दर्पण ये है और आपको यहां इस तरह से पॉलिश की हुई है। ये दोनों एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं, और आपसे ये कहा जाए कि वस्तु इसके जस्ट बीच में कहीं यहां स्थित है, कोई आदमी खड़ा है, तो इसके कुल कितने प्रतिबिंब होंगे। तो देखो, इस आदमी का एक प्रतिबिंब यहां बना होगा, ये पहला प्रतिबिंब हो गया जो कि इस दर्पण M1 द्वारा बनाया गया है, और एक इसका प्रतिबिंब दर्पण M2 द्वारा यहां बनेगा, ये इसका दूसरा प्रतिबिंब हो गया। अब ध्यान से देखो, ये प्रतिबिंब जो एक है ये इस M2 के लिए वस्तु का काम करेगा, इसके सामने है ये, तो ये इसका प्रतिबिंब जो है वो पीछे की साइड यहां बनाएगा, और ये तीसरा प्रतिबिंब होगा।
इसी तरीके से इस दूसरा जो है वो दर्पण M1 के सामने स्थित है, ये भी इसकी तरह वस्तु का काम करेगा, ये इसका प्रतिबिंब इस तरह से बनाता जाएगा। तो इस तरह से इधर प्रतिबिंब बढ़ते जाएंगे और इधर भी प्रतिबिंब बढ़ते जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है कि यदि दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हों, एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए और वस्तु उसके बीच में हो, तो कुल कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। कितने प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं? अनंत प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। ये बेसिक नॉलेज है। लेकिन अपने को यहां पर किसी कोण को दे दिया जाए तो हम क्या करेंगे? कोण पर झुके हुए हो तो उस पॉइंट को हम यहां पे पढ़ लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा पहला दर्पण है और ये हमारा दूसरा दर्पण है। पहला दर्पण को हम M1 नाम दे देते हैं और दूसरे दर्पण को हम यहां M2 नाम दे देते हैं। और कोई वस्तु यहां इसके बीच में रखी हुई है, इस जगह, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, इसको O नाम दे देते हैं। ठीक है, और ये देखो, इसको यहां से मिला देते हैं तो ये कोण इसके साथ बना रहा है और इसके साथ बना रहा है। तो दर्पण M1 के साथ जो कोण बना रहा है उसको मैं θ1 नाम दे देता हूं और इसके साथ जो कोण बना रहा है उसको मैं θ2 नाम दे देता हूं। अब इसके द्वारा कितने प्रतिबिंब बनेंगे, इसके लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको ये जो कुल कोण दिया हुआ है इसको थीटा पता हो। ये जो कुल कोण दोनों दर्पणों के बीच में बन रहा है ये हो गया थीटा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक x नाम की राशि निकालनी है, जो कि कैसे निकलेगी? 360 में दोनों दर्पणों के बीच के कोण का भाग देने पर यह राशि आपको प्राप्त हो जाएगी। 360 में जैसे आपसे ये कहता है कि दोनों दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हुए हैं, तो आप 360 में किसका भाग देंगे? 60 डिग्री का भाग देंगे। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उसके बाद में आप इस तरह से x निकालेंगे और फिर आपके पास तीन कंडीशंस यहां हो सकती हैं, उसके आधार पर आप अपना आंसर देंगे। कौन सी कंडीशन हो सकती है? पहली कंडीशन हो सकती है यदि x आपको सम प्राप्त हो। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि यदि x विषम प्राप्त हो। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि x जो है वो सम और विषम नहीं प्राप्त हो रहा हो, आपको कोई भिन्न राशि प्राप्त हो रही हो। जैसे 2 प्राप्त होता है तो आप कहेंगे सम है, 3 प्राप्त होता है तो आप कहेंगे विषम है, लेकिन कोई भिन्न राशि जैसे 1.2 मिल गया, 2.3 मिल गया, इस तरह से भिन्न राशि प्राप्त हो सकती है। तीसरा ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए देखो, x बराबर यदि सम हो तो आपको प्रतिबिंब की संख्या जो है वो हमेशा कितनी बतानी है? इमेज यानी प्रतिबिंब की संख्या आपको कितनी बतानी है? आपको बतानी है n बराबर x माइनस 1। आपके पास जो x आया है उसमें से एक घटा दो, वो आपके प्रतिबिंब की संख्या हो जाएगी। और यदि आपको विषम प्राप्त होता है तो आपके पास फिर दो कंडीशन को चेक करना होगा आपको। फिर दो कंडीशन कौन कौन सी होती हैं? पहली कंडीशन होती है कि वो जो वस्तु है दोनों दर्पण से सममित हो या असममित हो। सममित होने का मतलब है कि वो दोनों से बराबर बराबर कोण पर झुकी हुई, यानी θ1 बराबर θ2 है। यदि ऐसा है तो आप जो प्रतिबिंब की संख्या है वो कितनी बताएंगे? यदि सममित होगा, विषम है और साथ में आपको ये भी दे रखा है कि दोनों से बराबर बराबर कोण पर वो झुकी हुई है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रतिबिंब की संख्या बताएंगे n बराबर x माइनस 1 बताएंगे। लेकिन यदि असममित होने का मतलब है कि दोनों से बराबर बराबर कोण नहीं बना रही, ऐसी स्थिति में आप प्रतिबिंबों की संख्या जो है वो कितनी बताएंगे? इमेज बताएंगे आप n बराबर x, उसमें से एक घटाना नहीं है। और तीसरी कंडीशन, यदि आपको भिन्न राशि प्राप्त होती है, तो भिन्न राशि आपको कैसे प्राप्त हो सकती है? जैसे x बराबर आपको a पॉइंट BCD प्राप्त हो रही है, ऐसी स्थिति में आप नंबर ऑफ इमेज कितनी बताएंगे? नंबर ऑफ इमेज बताएंगे आप ए के बराबर, यानी पॉइंट के पहले की जो राशि है वो बता देंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ मान लीजिए आपको x की वैल्यू 2.34 प्राप्त हो रही है, तो प्रतिबिंब कितने बनेंगे? प्रतिबिंब बनेंगे 2। ये बात समझ में आई? इसका चलो एक एग्जाम्पल समझ के इस पॉइंट को हम कंप्लीट करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि दो समतल दर्पण एक दूसरे से
90 डिग्री के कोण पर झुके तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? 90 डिग्री के कोण पे झुके होने का मतलब है इस तरह से दो दर्पण रखे हुए हैं। ये हमारा दर्पण है पहला और ये हमारा दर्पण है दूसरा, M1 और M2। और कोई वस्तु यहाँ इसके बीच में यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रखी हुई है, ये हमारी वस्तु है। दोनों दर्पणों के बीच में कुल कोण कितना है? 90 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? x निकालना है। कैसे मिलेगा? 360 में कोण का भाग देने पर मिलेगा। फिलहाल दोनों दर्पणों के बीच का कोण कितना है? 90। तो 90 360 में 90 का भाग देंगे तो ये 4 आएगा। तो चूंकि x आपको सम प्राप्त हो रहा है तो आपको बिना सोचे समझे ही प्रतिबिंब कितने बताने हैं? प्रतिबिंब बताने आपको x - 1 यानी 4 - 1 कितने प्रतिबिंब बनेंगे इस वस्तु के? कुल 3 प्रतिबिंब ये दोनों दर्पण बनाएंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको? और यदि यहाँ पे आपको विषम दिया होता तो आपको वो दोनों कंडीशन चेक करनी पड़ती कि वो सममित है या असममित है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए आपको यहाँ विषम राशि प्राप्त होती है और आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हुआ कि वो सममित है या असममित है, ऐसी स्थिति में आप उसको सममित ही मानेंगे, यानी थीटा बराबर 1 = 2 ही मानेंगे। और आप प्रतिबिंब की संख्या कितनी बताएंगे? x - 1 ही बताएंगे। हाँ, यदि असममित और सममित के बारे में जानकारी दी हुई है प्रश्न में तब आप उसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि कुछ नहीं दिया हुआ तो आप उसको सममित ही मानेंगे। अच्छा, मान लीजिए कि अब मैं आपसे ये कहता हूँ एक और एग्जांपल में कि भाई ये एक दूसरे से जो है वो 10 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, तो 360 में 10 का भाग दिया तो टोटल आया 36। तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? कुल 36 प्रतिबिंब बनेंगे। ये बात समझ में आ रही है? और दोनों एक दूसरे के समांतर स्थित होंगे तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है, कई बार वो क्वेश्चन में क्या कर देता है कि जैसे मान लीजिए दो एग्जांपल्स की यहाँ पर अपन चर्चा करते हैं। ये दर्पण है और ये ऐसे रखा हुआ है, और ये दर्पण है वो ऐसे रखा हुआ है। तो और यहाँ पे आपकी वस्तु रखी हुई है, तो इसके कुल कितने प्रतिबिंब बनेंगे? इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसकी बात हम बात कर चुके हैं। लेकिन कई बार वो इस तरह से दे देता है कि एक दर्पण ऐसा है और दूसरा दर्पण ऐसा है, इसके सामने रखा हुआ है और वस्तु यहाँ स्थित है। ऐसी स्थिति में देखो, इधर वाली सतह तो इस पे पॉलिश की हुई है, तो ये तो दर्पण बना ही नहीं, इसके सामने दर्पण है ही नहीं, इसका मुंह तो दूसरी तरफ है जहां से प्रतिबिंब बन सकता है। तो केवल ये दर्पण M1 ही इसका प्रतिबिंब बनाएगा और ऐसी स्थिति में आपको कितने प्रतिबिंब प्राप्त होंगे? आपको एक ही प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अनंत प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होंगे। इस तरह से भी वो चेंज करके इसमें दे सकता है। तो इस ओरिएंटेशन को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो आज की क्लास में हमने प्रकाश के परावर्तन और समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंबों और उनकी विशेषताओं की चर्चा की। साथ में हमने एक विशेष पॉइंट पढ़ा है कि यदि दो समतल दर्पण आपको दिए जाएं तो उससे कितने कुल प्रतिबिंब का निर्माण होता है, इस बात को भी हमने आज पढ़ा है। अगले क्लास में हम प्रकाश से संबंधित बचे हुए टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए हमारे YouTube चैनल .academy से।